Hi, Jazz here. Today our topic is Mendel's law of inheritance. तो काफ़ी अरसा से जो थी साइंस और आमतौर पे जो लोग थे वो इनहेरिटेंस के बारे में ना उनके बारे में सोच होती थी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में करैक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं और उनके पीछे जो है वो क्या साइंस होती है। तो पहले शुरू शुरू में जो है ना एक ब्लेंडिंग कंसेप्ट था कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसमिट करते हैं करैक्टर वो उनका जो है ना वो ब्लेंड है। ब्लेंड मीन्स कि उनका मिक्सचर होता है पेरेंट्स के ट्रेड्स का मिक्सचर ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो है ना वो मुंतकिल होता है, उनके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो उस तरह जो है ना वो एक जो अगले जो होंगे मतलब जो बच्चे होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स का करैक्टर्स का मिक्सचर होते हैं। तो ये पहले कंसेप्ट चल रहा था जब ये मेंडल का जो है वो दौर था। लेकिन जो मेंडल था उसने जो है ना वो इस कंसेप्ट को ना सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए गलत साबित किया बल्कि उसके साथ साथ जो है ना ये फादर ऑफ जेनेटिक्स भी जो है ना ये कहलाए। तो जॉर्ज मेंडल जो है ना ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। बेसिकली जो है ना ये मतलब पढ़े लिखे थे। इन्होंने जो है वो प्लांट ब्रीडिंग जो होती है उसके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा काम था। उन्होंने इसको सीखा था, यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने इसको पढ़ा था, प्लांट ब्रीडिंग हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने जो है ना वो मैथमेटिक्स का भी जो था वो भी इन्होंने जो है ना वो इल्म हासिल किया था। तो ये एक बड़ा रेयर कम्बिनेशन था कि बॉटनी भी है और साथ मैथमेटिक्स भी है, यानी प्लांट ब्रीडिंग भी है और साथ मैथ भी है। स्टैट के ऊपर भी जो है ना वो इनको काफ़ी अबूर हासिल था। तो इन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट पैटर्न जो है वो सेट किया एक यानी कि नए तरीके से ज़रा नॉवल वे से जो जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च है उसको उन्होंने जो है वो किया, जिसके नतीजे में ये ऐसे जो है वो लॉज बनाने में कामयाब हुए। जिस वजह से आपको पता है बायोलॉजी के अंदर लॉज बहुत कम है, ठीक है। ये 2 लॉज मेंडल्स के हैं और उसके अलावा जो है ना वो हार्डी वनबर्ग का लॉ है, वो भी जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो ये जो थे पादरी थे, ये पहले इन्होंने जो है वो सारी ये ली थी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, लेकिन बाद में जो है ना ये एज ए मॉन्क यानी एक उनका जो क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन के जो पादरी होते हैं यानी उनके जो चर्च होता है, चर्च के अंदर जो उनका मजहबी रहनुमा होता है ना उसे कहते हैं मॉन्क। तो उसके तौर पे जो है ना ये चर्च के अंदर जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और साथ में इन्होंने उसी चर्च के अंदर ही साइड पे छोटी सी जगह के ऊपर जो है ना वो एक जो ज़मीन है उस जगह पर इन्होंने जो है ना एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके ऊपर मटर के पौधे के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए उसके बाद उन्होंने अपने जो लाज थे वो हमें दिए। तो हम देखेंगे कि वो लाज क्या थे तो उसके अंदर जाना वो क्या बताया गया था। इन एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उन्होंने ये हमें ये बताया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं। उन्होंने इसको नाम दिया था स्पेशल फैक्टर्स का। कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं जो वो ट्रांसमिट करते हैं। तो जिस जो करैक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इन्हीं स्पेशल फैक्टर्स को आज हम जीन्स कहते हैं। तो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए वो किए थे मटर के पौधे के ऊपर। मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम है पाइसम सैटिवम। मटर का पौधा ये वही मटर है जो हम खाते हैं आम रोजमर्रा जिंदगी में। मटर जो है वो मटर कीमे के साथ है, मटर पुलाव है। तो वो हम जो आम मटर जो हम जो है वो पाकिस्तानी भी और ये सारा हम यूज़ करते हैं, ये वही मटर का पौधा है जिसके ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, वाई ही चूज द पी प्लांट टू हिज एक्सपेरिमेंट, उसकी भी जो है ना वो एक डेफिनेट रीज़न है। मेंडल ने जो है ना वो 4 जो फीचर्स है ना उस फीचर्स की बुनियाद पर जो है ना मटर के पौधे का इंतखाब किया। उसने ये कहा कि जो मटर का पौधा हो या कोई और प्लांट हो या कोई एनिमल हो जिसके ऊपर आप जेनेटिक्स की रिसर्च करना चाहते हैं उसके अंदर ये फीचर जो है ना वो मौजूद होने चाहिए। नंबर 1 कि वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए। तो जाहिर बात है जो ट्रेड है, ट्रेड कहते हैं फीचर को, हेरिटेबल फीचर, ठीक है जी। मसलन आई कलर हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, हेयर कलर हो गया, ये क्या है, ये ट्रेट है, ठीक है। तो इसका जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है तो इसी की स्टडी की जाती है जेनेटिक्स के अंदर। तो जिसकी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ना ये मेंडल जो है ना ये कहलाता था। अच्छा, अब ट्रेड्स
अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट होंगे तो हम इसको स्टडी कर सकेंगे ना। जैसे मटर का पौधा हम लेते हैं, यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट ट्रेड्स आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रेड्स हैं, मेंडल ने 7 ट्रेड्स जो है वो स्टडी किए थे, 1 बाय 1 जो है ना लिखे हुए हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जो ट्रेड्स है वो डिफरेंट है। मसलन अगर हम बात करें हम सीड शेप की, तो सीड की जो शेप थी मटर के पौधे के अंदर वो एक डेफिनेट अलग अलग डिफरेंट ट्रेड्स थे। मतलब जो है ना वो उसके अंदर जो शेप थी वो राउंड थी और रिंगल्ड थी। उसके अंदर जो कलर था वो येलो कलर था या ग्रीन कलर था। तो ट्रेड जो है वो डिफरेंट ट्रेड्स होने चाहिए। ये नहीं है कि एक जैसे ट्रेड होंगे तो हम उनकी स्टडी कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेड जो है ना वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रांसफर हुआ है तो वो कि उसकी कोई चीज़ नजर आएगी तो हमें पता चलेगा ना कि ये ट्रेड जो है वो डिफरेंट है, उसकी इनहेरिटेंस हुई भी है ये नहीं हुई। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेड हमने स्टडी करना है वो एक डेफिनेट, या हम कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है ना वो जरा मुख्तलिफ किस्म का नजर आना चाहिए, इंटायरली डिफरेंट नजर आना चाहिए। ये है कि ऐसा ना हो कि कोई मिलता जुलता कलर हो, ऐसा नहीं है। मसलन अब यहीं पे अगर हम बात कर लें, सीड शेप की बात कर लें, तो सीड की शेप या डोमिनेंट होगी या वो डोमिनेंट नहीं होगी, रिंकल्ड होगी। ये नहीं है कि वो थोड़ी सी डोमिनेंट है या थोड़ी सी रिंकल्ड है, थोड़ी सी ज्यादा रिंकल्ड है या बहुत ज्यादा रिंकल्ड है। यानी कि ये जो रेंज आ जाती है ना, ये रेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कंट्रास्ट होना चाहिए, या ब्लैक या वाइट या ग्रीन या ब्लू। ठीक है। जैसे कि फ्लावर कलर था, फ्लावर कलर के अंदर या फिर कलर का जो फ्लावर का जो कलर था वो पर्पल होना चाहिए। ठीक है। या उसका कलर जो है वो व्हाइट होना चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ा सा पर्पल, थोड़ा सा ज्यादा पर्पल, थोड़ा सा कम पर्पल, इस तरह नहीं है। यानी कि एक रेंज जो है कंटिन्यूस चीजें नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट चीजें होनी चाहिए। तो ये इसका मतलब होता है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर ये होने चाहिए। मटर के पौधे के अंदर ये ट्रेड्स जो है चूंकि मौजूद होता है, उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो डेफिनेट ट्रेड्स होते हैं। अगर प्लांट की जो हाइट है वो एक लंबा प्लांट है तो एक छोटा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। इसी तरह जो है ना वो जो पॉट की शेप है, पॉट की शेप भी इसी तरह जो है ना या तो वो कंस्ट्रिक्टेड है या वो जो है ना वो कंस्ट्रिक्टेड नहीं है, मीन्स के जो है ना वो फूली हुई है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो पॉट का कलर है वो या तो येलो होगा या वो ग्रीन होगा। ठीक। तो ये इसके अंदर जो है वो सेकंड कैटेगरी बन गया। थर्ड क्या है, सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। प्लांट का जो पौधा है, मटर का जो पौधा है, ये पौधा इसके अंदर जो है ना वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है। यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं ये क्या कह लेना, इनके अंदर मेल और फीमेल जो इनके होते हैं, क्या कहते हैं, उनके अंदर जो करैक्टर है और मेल और फीमेल जो है ना वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं, एनिमल्स में जो है ना वो कम होते हैं, यानी ये ज़्यादातर हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। यहाँ पे एक मटर का जो फ्लावर है वो दिखाया गया है। ये मटर का जो फ्लावर है, ये इसके अंदर क्या है, पैटर्न्स हैं। ये आपको ब्लू कलर में पैटर्न नजर आई हैं, चूंकि जो मटर का फ्लावर है वो पर्पल कलर का है, लेकिन जो है ना चूंकि पर्पल कलर नहीं था इसलिए मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया। उसके बाद ये नीचे जो है ना उसकी जो है ना क्या कहते हैं, नीचे पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स आ गई। पैटर्न्स के नीचे जो है ना जो सेपल्स होती हैं या इसके जो दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो है ना ये एंथर नजर आ रहा है। ये गोल सा स्वेलन जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहला रहा है, एंथर। एंथर जो है ना वो प्लांट के या फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। एंथर यहाँ पे जो है नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या डेवलप करते हैं, पोलन्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। पोलन जो है हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि पोलन जो है ना वो होगा जिसने आगे जाके फर्टिलाइजेशन करनी है, ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वो इसके अंदर मौजूद होंगे पोलन्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना वो जो प्लांट होता है इसका एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है ना वो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है। दिस इज ए स्टिकी पार्ट वेयर द पोलन ग्रेन्स कैन एडहेयर टू द स्टिग्मा। तो ये क्या कहलाएगा, स्टिग्मा, यानी कि फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, दोनों स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हैं। कैसे, अगर हमने इस प्लांट की सेल्फ फर्टिलाइजेशन करानी है फिर तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, मेल पार्ट भी मौजूद है, फीमेल पार्ट भी मौजूद है। ये प्लांट जो है ना वैसे मतलब ये ग्रो करता रहेगा और यहाँ पे इसके जो पोलन्स हैं वो इसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसे पोलन जो है ना, यहाँ से ये पोलन जो है वो रप्चर होगा और इसके जो पोलन्स हैं, ठीक है, ये जाके जो है ना वो यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और इसकी जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करानी हो तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो मेल पार्ट है किसी भी फ्लावर का, हम मेल पार्ट को जो है वो रिमूव कर देंगे। इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको हमने रिमूव कर दिया इस फ्लावर से, तो ये फ्लावर क्या बन गया, फीमेल।
अब कोई और प्लांट का फ्लावर के जो पोलन्स हैं, वो एक जो मेंडल था उसने जो है ना वो ब्रश यूज़ किया था, वही ब्रश जिससे ये पेंटर जो है वो पेंट करते हैं, वो छोटा सा जो ब्रश होता है उसी के जरिए जो है ना वो उस ब्रश को उसने लेना, फर्स्ट क्या लेट्स ये ब्रश है, ठीक है। यहाँ से जो है ना वो इसको पोलन्स को थोड़ा सा रप्चर किया, रप्चर करने के बाद जो है ना यहाँ पे उसको रब किया, रब करने के बाद किसी और प्लांट के पोलन्स को इस प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जो है ना वैसे करके दोबारा जो है ना यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या अमल बन गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन का। तो इससे जो है क्या हो जाती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मीन्स के अदर प्लांट का जो पोलन्स होते हैं वो किसी और स्टिग्मा के ऊपर जाके जो है ना वो जब डिपॉजिट होते हैं तो उसकी जो मीटिंग होती है, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जो पी का प्लांट था इसके अंदर भी ये फीचर मौजूद था, इस वजह से मेंडल ने इसको चूज किया था। लास्ट जो फीचर है वो है शॉर्ट लाइफ साइकिल। जो पी का प्लांट होता है ये इसका लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको हम जेनेटिक्स में इस्तेमाल करना है उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होना चाहिए। अब ये तो नहीं है इंसान की उम्र लेट्स सपोज 50 ईयर्स है, 60 ईयर है, 70 है, 80 है, और जिस ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे हैं वही 10 साल का है, 10 साल के बाद उसका साइकिल जो है रिपीट होता है, या 20 साल के बाद होता है, इवन के 5 साल के बाद भी होता है। तो इतना तो टाइम नहीं है कि साइंटिस्ट जो है ना उसको लेके बैठा रहे और वो एनिमल या प्लांट जो है ना वो जब वो बड़ा हो उसके बाद वो उसका वो आगे रिप्रोड्यूस करे और उसको ये जो है ना ट्रेड को हम स्टडी कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो जेनेटिक्स के अंदर वो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाएगा जिसका जो लाइफ साइकिल होगा वो शॉर्ट होगा और फास्ट होगा, ठीक है। इसलिए मेंडल ने पी के प्लांट को चूज किया फॉर दिस ऑफ द रीजंस। उसके बाद मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी किए थे वो 7 ट्रेड थे पी के प्लांट के अंदर जो उसने स्टडी किए थे। उसने ये कहा था कि जो ट्रेड मैंने बता दिया ना, ट्रेड हेरिटेबल फीचर, ठीक है, जो फीचर होता है उसको कहते हैं हम ट्रेड कहते हैं। फर्ज क्या सीड की शेप है, तो सीड की जो शेप है वो प्लांट के अंदर, पी के प्लांट के अंदर 2 ही शेप थी सीड की, या सीड की शेप जो वो राउंड थी, या सीड की शेप जो वो रिंकल थी। रिंकल मीन्स नॉट राउंड, ठीक है। तो ये जैसे जो है ना यहाँ पे दिखाया गया। अच्छा, अब रहेगी कहानी ये डोमिनेंट की और रिसेसिव की। ये मैं आगे जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है ना ये जब हम इसको बकायदा लॉ को जब स्टडी करेंगे वो मैं आपको वहां पे जो है ना इसको बता दूंगा। सीड का जो कलर होता है, सीड का जो कलर है वो या येलो होगा या उसका कलर जो है वो ग्रीन होगा। फ्लावर का कलर है, फ्लावर का कलर, ठीक है, जैसे ये फ्लावर यहाँ पे नजर आ रहा है वो या तो पर्पल होगा या वो व्हाइट होगा। 2 कलर के जो है ना वो फ्लावर जो है ना वो इसके अंदर पी के प्लांट के अंदर जो है ना पाए जाते हैं। पार्ट की शेप जो है ना वो पार्ट की शेप यहाँ तो वो कंस्ट्रिक्टेड होगी या इन्फ्लेटेड होगी। ये इन्फ्लेट मीन्स कि वो फुली हुई होगी। ये मटर की अगर आप देखें, जो मटर हम खाते हैं वही जो फली है उसकी ये वही फली होती है, ठीक है। उसको हम देखें तो बाज़ दफ़ा होती है, ज़्यादातर हम अगर देखना चाहें तो हमारे यहाँ ज़्यादा जो मटर हैं उनकी जो फली हैं वो इन्फ्लेटेड है, यानी कि वो फूली हुई होती हैं। या तो इसका मतलब ये है कि ऐसी फलियाँ जो बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं, जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। तो या तो जो पार्ट की शेप है वो इन्फ्लेटेड होगी या कंस्ट्रिक्टेड होगी या जो है वो पिचकी भी होगी। पार्ट का कलर अगर देखा जाए, पार्ट वही फली जो हम खाते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें से बीज निकालते हैं, लेकिन उसका जो छिलका है मटर का उसे हम कहते हैं पार्ट। पार्ट का जो कलर है या तो वो ग्रीन होगा या वो येलो होगा, ठीक है, रेड नहीं है, येलो कलर होगा। और उसके बाद जो फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर या तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के बीच बीच में यानी एक्सियल पोजीशन पे लगा होगा, यानी अलोंग द स्टेम, हम इसे कहते हैं अलोंग द स्टेम। जैसे स्टेम जा रहा है उसके साथ ही जो है फ्लावर लगा हुआ है। या फ्लावर जो होगा वो टर्मिनल पोजीशन के ऊपर होगा, यहाँ पे स्टेम खत्म होगी, जहाँ पे ब्रांच का एंड होगी उसके एंड पे जो है ना फ्लावर लगा हुआ होगा, ठीक है। यूजुअली जो हमारा पाए जाते हैं फ्लावर हमारे आम रोजमर्रा जिंदगी में ज़्यादातर आप देखेंगे तो फ्लावर जो है वो टर्मिनली होते हैं, एक्सियल पोजीशन के फ्लावर जो है वो कम है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। उसके बाद आगे क्या, स्टेम की लेंथ, यहाँ तो प्लांट जो है वो टॉल होगा, यहाँ प्लांट जो है वो शॉर्ट होगा, यानी कि ये इसके अंदर जो है ना फीचर है। ये 7 फीचर थे जिनको मेंडल ने जो है वो स्टडी किया था 8 साल के अंदर। 8 years ऑफ स्टडी, उसने अपनी ज़िंदगी के 8 साल लगाए इन ट्रेड्स को स्टडी करने के लिए। और टोटल जो प्लांट्स थे वो कितने थे, 28,000 प्लांट्स के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किए अपनी 8 साल ज़िंदगी के अंदर। और हमें जो है ना वो जेनेटिक्स के कवानीन बना के दिए जो कि चल रहे हैं और चलते रहने हैं। क्योंकि बाद में हमने देखा
देखेंगे हम कि मेंडल के जो लॉस थे उनके अंदर जो है ना वो अमेंडमेंट भी हुई, उसके अंदर जो है ना थोड़े से जो है ना वो डेविएशन भी आई है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक मैकेनिज्म है वो मेंडल ने जो है वो दिया। और ये पहला इंसान था जिसने हमें ये बताया कि बायोलॉजिकल लॉज जो है वो बड़े कैलकुलेटेड है और बड़ी तरतीब के साथ जो है ना वो होते हैं, ऐसे रैंडमली या हैजर्डली बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं या बायोलॉजिकल अंदर जो मैकेनिज्म है वो इस तरह हैजर्डली नहीं है, उसके अंदर बाकायदा जो है वो तरतीब मौजूद है, एक आर्डर मौजूद है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे के ऊपर किए। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले मटर का जो पौधा था उसका एक पहले जो है ना वो जो 7 ट्रेड्स थे उसमें से उसने स्टडी किया पी जो सीड की शेप है। 7 जो ट्रेड्स हैं, 7 ट्रेड्स को 1 बाय 1 सारे ट्रेड्स को स्टडी करके उसने जो है ना ये अपना लॉ जो है वो निकाला था। और उसने सबसे पहले जो है वो किसको स्टडी किया था, सीड की शेप को। सीड की शेप हमने जो देखा कि उसकी जो सीड की शेप होती है वो दो ही है, या वो राउंड होता है या वो राउंड नहीं होता या रिंकल्ड होता है। मेंडल ने गोल बीज वाले यानी राउंड सीड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसका जो सीड थे वो राउंड थे, ठीक है। अब सबसे पहले इसने क्या बनाए थे, इसने बनाए थे ट्रू ब्रीड। ट्रू ब्रीड का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि सक्सेसिवली यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बाद यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में वो सेम करेक्टर्स के ही जो है ना वो उसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो अपीयर होना, तो हम कहते हैं ट्रू ब्रीड। मसलन अगर राउंड बीज सीड वाले प्लांट का क्रॉस राउंड सीड वाले से करवाया जाए और आगे जो है ना इसको जितने भी प्लांट्स पैदा जो है वो आगे पैदा हों वो सारे के सारे क्या हों, राउंड सीड के ही हों। फिर उनमें से क्रॉस कराया जाए तो आगे जो प्लांट हो वो राउंड ही हो, यानी जितनी मर्जी नस्ल तक आप लेके जाएं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, राउंड सीड वाले ही प्लांट जो है ना वो प्रोड्यूस होने चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि वो जो जनरेशन है वो ट्रू ब्रीड है, ठीक है। तो इस तरह जो मेंडल था, मेंडल ने जो है ना वो सारी पहले ट्रू ब्रीड और उनको जो है ना उसने मतलब बनाया, ट्रू ब्रीड जो है ना वो प्रोड्यूस करवाए। उसके बाद इनकी जो है ना वो आपस के अंदर जो है ना वो क्रॉसिंग करवा के रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस किए। तो एक ट्रू ब्रीड राउंड सीड प्लांट का क्रॉस करवाया गया एक रिंकल सीड ट्रू ब्रीड प्लांट के साथ, ठीक है। मेंडल ने इसको उसने नाम दिया पेरेंटल जनरेशन का, यानी ये जो पेरेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो जनरेशन आई यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्लांट्स आए, उन प्लांट्स के अंदर जो बीज थे वो सारे के सारे राउंड थे, सारे राउंड, ठीक है। इसको उसने F1 का नाम दिया, ठीक है। राउंड सीड प्लांट का रिंगल सीड वाले प्लांट से क्रॉस करवाया तो पहली जो जनरेशन आई है उसके अंदर सारे जो बीज हैं जो सीड थे प्लांट के वो क्या थे, राउंड थे। चलो जी, ठीक है जी। इसको इसने ऐसा जो है ना वो ट्रेट जो कि F1 जनरेशन के अंदर अपीयर हो जाए, यानी राउंड सीड वाला जो ट्रेट है वो अपीयर हुआ ना, तो ये ट्रेट क्या कहलाएगा, डोमिनेंट ट्रेट। और वो जो ट्रेट है जो F1 जनरेशन के अंदर अपीयर नहीं हुआ, हाइड हो गया है, वो ट्रेट क्या कहला रहा है, रिसेसिव ट्रेट। हम कह सकते हैं कि रिंकल्ड जो ट्रेट है ये रिसेसिव है, जो डोमिनेंट ट्रेट है ये क्या है, डोमिनेंट है, सॉरी राउंड जो ट्रेट है ये क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये जाओ सारे के सारे जो प्लांट थे राउंड सीड के आ गए, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। प्लांट मेंडल ने कहा कि चलो यार ऐसा करते हैं, ये जो F1 के जो प्लांट आए हैं इन प्लांट्स का इसने जो है ना वो कुछ प्लांट जो है वो इधर लिया, कुछ प्लांट यानी कि इनका आपस के अंदर क्रॉस करवाया। यानी ये यहाँ पे जो प्लांट है ये असल में F1 के हैं, यानी मेल लिया फीमेल लिया, इनका जो है ना वापस के अंदर जाओ क्रॉस कराया इन वाले पौधों का, यानी कि ये कह लो कि अगली नस्ल जो है जा रही है, ये वाले जो है ये जो बच्चा है यानी कि ये इसके फादर ये बन गए, इसके जो है ना ये बच्चे ये हैं, तो ये नस्ल आगे वही चल रही है। इसका जब इसने क्रॉस कराया ना F1, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, F1 पौधों का जब आपस के अंदर क्रॉस कराया गया तो नीचे आने वाले जो रिजल्ट थे वो मेंडल को बड़े हैरान कर गए, वो बड़ा सरप्राइज हुआ। वो क्या थे, वो ये थे कि आगे जो पौधे आए, मटर के पौधे आए, उनमें से
पौधों के अंदर जो है ना वो गोल बीज वाले भी थे यानी राउंड सीड के प्लांट भी थे और रिंकल सीड के प्लांट भी थे। भाई ये रिंकल सीड का जो प्लांट है ये कहाँ से आया? पेरेंट्स के अंदर तो कहीं भी रिंकल सीड का प्लांट नहीं है, तो ये बच्चों के अंदर रिंकल सीड का प्लांट कहाँ से आ गया? बहुत बहुत बड़ी बात। उस वक्त दौर देखें 1560 का दौर है ये, ठीक है, जब जो है ना वो उस दिन उस वक्त के टाइम पे ये मेंडल है उसके ज़हन में जो है ना वैसी बातें आ रही हैं कि यार ये जो प्लांट आया है रिंकल सीड वाला प्लांट, एक्सपेरिमेंट किया उसने, रिजल्ट्स आए कि ये जो प्लांट है ये कहाँ से आ गया अभी, जबकि पेरेंट्स के अंदर तो ये ट्रेड मौजूद नहीं है। ये ट्रेड तो मौजूद है इनके दादे के अंदर, यानी कि ये इसके दादे बन गए, तो ये पेरेंट्स के अंदर तो ट्रेड है ही नहीं है, तो ये ट्रेड कहाँ से निकल आया यानी। तो इस तरह जो है ना वो मेंडल ने जो है वो क्या किया, मेंडल ने कहा, फिर यहाँ से मेंडल ने जो है ना वो क्या निकाला, बहुत बड़ा फैक्टर निकाला। उसने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, उस ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेड्स को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फैक्टर्स मौजूद हैं। ये तो पहले बात के लिए आई, स्पेशल फैक्टर मौजूद हैं। ये जो फैक्टर्स है ना ये एक नहीं है, ये फैक्टर पेयर की शक्ल में है। अच्छा भी पेयर का उसके ज़हन में कहाँ से आया? यहाँ से आया। उसने कहा कि ये जो दो ट्रेड नीचे आया ना, राउंड भी तो रिंकल भी, इसका एक एक फैक्टर जो है ना इन पेरेंट्स के अंदर मौजूद है। इस पेरेंट के अंदर राउंड वाला फैक्टर भी मौजूद है, रिंकल वाला भी मौजूद है, इसके अंदर राउंड वाला भी मौजूद है, रिंकल वाला फैक्टर मौजूद है, तभी तो आगे रिंकल वाले प्लांट आए हैं। तो रिंकल वाले प्लांट क्यों आते? ठीक है, तो यहां से जो है वो मेंडल ने कहा कि जो एक तो जो है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो ट्रेड्स हैं वो स्पेशल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और ये फैक्टर्स पेयर्स की शक्ल में है, जोड़ों की शक्ल में है। जब बाद में अब देखे जरा, उस वक्त अभी तक क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुए, उस वक्त मियासिस का प्रोसेस डिस्कवर नहीं हुआ, और ये मेंडल ने जो है ना उस वक्त जो है ना ये क्या कहते हैं ना पेशगोई की, एक प्रोडिक्शन की। बाद में उन्होंने देखा कि वाकई जो है ना वो क्रोमोसोम जो है वो पेयर की शक्ल में होते हैं, जिनको हमने होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम दिया, और वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। तो उस वक्त मेंडल ने कहा था कि उन्होंने क्रोमोसोम को उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया था, और वो फैक्टर्स क्या थे? पेयर की शक्ल में थे। आज वही क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है और वो पेयर की शक्ल के अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मेंडल ने जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के ये रिजल्ट आए। आज हम उनको समझने के लिए हमने जो है ना वो इस ट्रेड को जो है ना वो अल्फाबेट्स के जरिए जो है वो समझने की कोशिश करनी है, उसको हमने करना है। राउंड सीड वाला जो प्लांट है उसको जो है ना वो अल्फाबेट से नाम दे दिया हमने आर आर। आर आर दो क्यों लिखे हैं? वजह है, एक क्यों लिखा, तीन क्यों लिखे, दो ही क्यों लिखे हैं? ये डबल आर मैंने क्यों लिखा है? डबल आर इसमें लिखा है, मैंने जैसे पहले बताया कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर फैक्टर्स का पेयर मौजूद है। कहां से पता चला? यहां से। ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने जो पेयर लिखा है ये आर आर का पेयर। चूंकि हमने राउंड सीड लिखना है तो राउंड का जो है वो हमने अपने समझने के लिए जो है ना हमने इसको आर से लिख दिया। किसी से भी लिखा जा सकता है, ए बी सी डी किसी के साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि राउंड से राउंड शेप है इसलिए हमने इसको जो है वो आर से लिख दिया। अच्छा, अब चूंकि हमने F1 जनरेशन के अंदर देख लिया था कि जो राउंड ट्रेड है ये डोमिनेंट है, और रिंकल जो है ना वो रिसेसिव है, यानी कि वो अपीयर नहीं होता, वो मास्क रह जाता है। तो हमने जो है ना वो जो डोमिनेंट ट्रेड होता है उसको हमने कैपिटल आर से शो कर दिया, और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल आर से शो कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना अब ये जो है ना ये वाले जो अल्फाबेट्स हैं ये इसी प्लांट के हैं, यानी इसी के हैं। ठीक है, तो ये राउंड आ गया, ये इसके नीचे क्या है? गैमीट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसके क्या है? गैमीट्स है। गैमीट्स इस पेरेंट्स के जो है ना गैमीट्स हैं। गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं, मींस के इसके अंदर जो क्रोमोसोम का पेयर है मियासिस में, या अगर ये वो मटर का प्लांट है उसके अंदर जो है ना वो 14 क्रोमोसोम है तो उसके अंदर 7 रह गए। ठीक है, जैसे इंसान के अंदर होता है 46 से जो है वो 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो यहाँ से 2 से जो है क्या हाफ हो गए, इसको मैंने गैमीट्स जो है ऐसे सर्कल में लिख दिया कि ये इसका गैमीट है, ये इसके गैमीट है। फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जो इंडिविजुअल बना है ये क्या है? राउंड सीड का। इसके अंदर जो है ना वो अब ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये मौजूद हैं, कैपिटल आर भी मौजूद है, स्मॉल आर भी मौजूद है, लेकिन चूंकि जो कैपिटल आर है ये जो राउंड शेप वाला जो फैक्टर्स है ये रिसेसिव के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, ये उसके ऊपर जो है ना वो गालिब है, तो इस वजह से जो सीड की शेप है वो क्या है? राउंड। अब एक और तरीका, उसके बाद जो साइंटिस्ट था उसका नाम था पुनट, जी सी पुनट। उसने ये कहा था कि इसने एक जो है ना वो इस तरह करके एक जो है ना वो मेथडोलॉजी बनाई, एक तरीका कर बताया जिससे हम किसी भी जो है ना वो प्लांट की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जीनोटाइप है उसको जो है ना वो चेकर बोर्ड के जरिए इसको बना सकते हैं, और उसको इजीली जो है वो समझ भी सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो मेल जो गैमीट्स होते हैं उनको हम जो है वो ऊपर वाली साइड पर रखते हैं, और जो फीमेल
कि जो गैमीट्स होते हैं उनको हम अलोंग दी साइड रखते हैं, ठीक है। एक तरफ जाओ मेल के गैमीट्स, एक तरफ फीमेल के गैमीट्स, और एक जो है ना वो एक गैमीट इधर आ गया, एक गैमीट इधर आ गया, दूसरा जो गैमीट है वो इसी तरह आ है। इस तरह जाओ इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाया तो ये क्या है, ये कैपिटल आर, तो ये इसकी जो शेप है वो राउंड बनेगी, राउंड सीड प्लांट बनेगा। ये भी जाओ राउंड सीड बन जाएगा। अच्छा, इसको इसके साथ मिलाया तो ये भी राउंड सीड बन गया। ये जो दो स्मॉल आर मिलेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, रिंकल शेप बन जाएगा। अब ये टोटल जब हम कहते हैं 3/1 है। अगर फर्ज किया ये 100 प्लांट होते हैं तो 100 प्लांट में से हम कह सकते हैं 25 ये 25 ये 25 ये 25 इस तरह बन जाएंगे। तो 100 प्लांट है तो 25 ये कितने बन जाएंगे, 75। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 75 प्लांट्स हैं वो कितने हैं, वो राउंड है। 70 प्लांट्स जो है वो क्या है, राउंड है, और 25 जो प्लांट्स हैं वो क्या है, वो रिंकल्ड है। तो चूंकि मेंडल ने 100 पौधों के ऊपर तो तजर्बा नहीं किया था, उन्होंने तो 28,000 पौधों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसके बाद जो है ना वो हम कह सकते हैं कि अगर जो है ना ये 100 से ज़्यादा प्लांट होते हैं तो हम ये कि उसकी जो रेशो आएगी वो रेशो यही आएगी। और 100 में से अगर हम करेंगे तो उसको हम परसेंटेज में लिख लेंगे, तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 75% और ये बन जाएगा 25%। और अगर हम इसकी रेशो वैसे ओवरऑल निकालेंगे तो ये बनेगी 3:1। यानी कि जो है ना वो अगर 100 प्लांट्स हैं तो 100 में से 75 जो प्लांट्स हैं वो राउंड सीड के होंगे और 25% जो प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, रिंकल सीड के प्लांट होंगे। तो इस तरह मेंडल ने जो है ना अपना पहला लॉ जो है ना वो बताया हमें। लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, इन एवरी ऑर्गेनिज्म देयर इज द पेयर ऑफ फैक्टर्स कंट्रोल द ट्रेड्स एंड विच सेपरेट दीज गैमीट्स। ठीक है, वो जो फैक्टर्स होते हैं वो गैमीट बनाते वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, विच आर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और एंड अगेन कंबाइंड ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन और ड्यूरिंग दी उसके बाद जो है ना वो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये दोबारा मिल जाते हैं। तो इस तरह जो क्या बन गया, ये पहला जो लॉ था मेंडल का, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उससे जो है ना मेंडल ने ये लॉ बनाया कि मेंडल लॉ सेग्रीगेशन सिंपल क्या है, मेंडल्स का लॉ कानून क्या है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ए पेयर ऑफ फैक्टर्स, और ये जो पेयर फैक्टर्स होते हैं ये गैमीट्स बनाते वक्त एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, और हर गैमीट के अंदर एक ही फैक्टर आता है जो कि आगे फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है और दोबारा जो है वो मिल जाते हैं, और वही जो फैक्टर्स का जो पेयर होता है या वो क्या हो जाता है, दोबारा मेंटेन हो जाता है। तो ये क्या बन गया, मेंडल्स का लॉ बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जेनेटिक्स जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ब्रांच है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस टॉपिक के वाले से, आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेंडल्स का जो है वैसे तो पूरा लॉ था, लेकिन आज हमने जो है मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन उसको जो है स्टडी किया है। नेक्स्ट हम मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे जो कि इसी की बेस पे ही होगा। इसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रेड को स्टडी किया गया जो कि वो है शेप का, मैं जो सीड की शेप है उसका ट्रेड जो है स्टडी किया गया है। इसी तरह अगर हम जो है वो प्लांट की हाइट है, वो उसकी जो हाइट होती है उसको जो अगर हम स्टडी कर लेंगे तो उसका भी रिजल्ट जो है वो सेम आएंगे। 7 ट्रेड्स के जो रिजल्ट्स हैं वो सब के सब यही सेम आएंगे, रेशो 3:1 की आएगी। और कुछ जो एक जो ट्रेड होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा जो ट्रेड होगा वो रिसेसिव कराएगा। तो थैंक यू वेरी मच।